अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, लेकिन इस तस्वीर तक आने तक का सफर अरविंद केजरीवाल के पीछे जो कैमरे वाला सच है, क्या आप वो जानते हैं? चलिए अरविंद केजरीवाल को एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। आपने ये साइड देखी है या ये चैनल्स? ये 3-4 तस्वीरें देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि इंडियन एक्सप्रेस या सौरभ वही कर रही हैं जो 2013 में अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ पत्रकारों और मीडिया चैनल्स ने किया था। हाँ, ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा, काफ़ी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। क्योंकि जब एक मीडिया हाउस अपना बायस दिखाने लगे, सच को छोड़ सामने वाले व्यक्ति को ऐसे दिखाए कि जैसे वो राजा हरीशचंद्र हो, तो वो एक मीडिया हाउस नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। इस हेडलाइन को पढ़िए। सोनम वांगचुक ने एक्सप्रेस से कहा कि सीजेपी प्रोटेस्ट का कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है, प्रधानमंत्री जी को संवेदनशील रहना चाहिए। वांगचुक ने कहा तो कहा, लेकिन सच पता होते हुए आपने इसे छापा कैसे? जनता जो राजनीति को उतना समझती नहीं है, बच्चे जिन्हें सच्चाई उतनी पता नहीं होती, उन्हें बरगलाने के लिए। अगर सीजेपी आंदोलन में राजनीतिक रंग नहीं है तो ये लोग कौन हैं? संजय सिंह, ये मवो मोइत्रा, अभिजीत दिपके जो खुद आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, ये अरुंधति रॉय, ये प्रकाश राज, ये सब कौन है? ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। पैटर्न्स जो होते हैं वो साफ होते हैं। आपके यूट्यूब चैनल, खासकर हिंदी चैनल पर सीजेपी को लेकर इतना कुछ देखने नहीं मिला। सर्च किया तो 1 महीने पहले कोई स्टोरी थी, तो फिर अचानक सौरभ द्विवेदी कैसे पहुंच गए, वो भी इतने कैमरे लेकर? वांगचुक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसके शॉर्ट्स पुश किए जा रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, या आपका किसी ने स्विच फ्लिप किया है या कुछ और हुआ है? और देखिए, बात कभी वांगचुक तक सीमित ही नहीं थी, बात हमेशा से आपके एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स की ही रही है। वही 2023 वाली खालिस्तानियों को टेररिस्ट नहीं बल्कि मिलिटेंट्स कहने वाले एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स। जी, वही एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स जो दिल्ली ब्लास्ट में जब 8 लोग मारे गए तो ये कार्टून पोस्ट करने देते हैं, ये पूछते हुए कि क्या एग्जिट पोल वालों ने बिहार वोटर्स को पूछा कि ये दिल्ली ब्लास्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं। यही एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स और पॉलिटिकल स्टैंड एक न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस की सबसे गहरी नींव होती है। उसके बिना एक मीडिया हाउस कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब इनके स्टैंड को एनालाइज करेंगे, खुलकर एनालाइज करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं डेफमेशन के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इसका स्टैंड ही ऐसा रहता है। और अगर आप पूछेंगे कि इनका ये स्टैंड कब से है, तो ज़रा पीछे चलिए। 2002 के दंगों के दौरान एक्सप्रेस की कवरेज को याद कीजिएगा। वो रिपोर्टिंग सिर्फ खबर नहीं थी, वो एक ऐसा स्टैंड था जिसने उस वक्त के पूरे विमर्श को एक दिशा देने की कोशिश की थी। शेखर गुप्ता द्वारा लिखा हुआ प्राइड एंड प्रेजुडाइज वाला आर्टिकल हो या इनके एक्सटेंसिव डिलीटेशन वाली सीरीज, ये वो समय था जब एक्सप्रेस ने खुद को एंटी स्टैब्लिशमेंट के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। आपको प्रधानमंत्री मोदी का लेक्स फ्रीडमैन के साथ जो इंटरव्यू हुआ था वो तो याद ही होगा। उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जो फॉल्स नैरेटिव वाली बात कही, वो कहीं ना कहीं इन सभी पर भी फिट बैठ सकती है। और फिर 2006 में रंग दे बसंती आई। एक्सप्रेस ने इसे महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल वेपन की तरह ट्रीट किया। जिस तरह से इन्होंने उस फिल्म को प्रमोट किया और उसे एक्टिविज्म का नया चेहरा बताया, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि अखबार सिर्फ खबर नहीं छाप रहा, वो क्रांति का नैरेटिव मैन्युफैक्चर कर रहा है। और वो काम आज भी जारी है। 2026 में भी क्रांति का नैरेटिव पुश किया जा रहा है। ये पूरा खेल न्यूज़ रूम के अंदर बैठे उन 7 चेहरों की प्रयोगशाला से चलता है जो बैकग्राउंड में रहकर पूरी विचारधारा को कंट्रोल करते हैं। नीचे काम करने वाली युवा पत्रकारों की जो नई फौज है, उन्हें इसी विभाजनी माइंडसेट के साथ ट्रेन किया गया है ताकि वो अपने इन सीनियर्स को कभी निराश न करें। यही वजह है कि सीमा चिश्ती जैसे पुराने चेहरों के जाने के बाद भी एक्सप्रेस का ये रंग कभी फीका नहीं पड़ा।
साल 2010 तक ये अखबार खुद को एंटी स्टैब्लिशमेंट की पहचान के साथ पेश करता था, लेकिन उसके बाद से इसमें एक ऐसा अभियंत्रित झुकाव आया कि वो व्यवस्था का विरोध करते करते इस देश की मूल आत्मा और इसके ताने बाने पर ही चोट करने लगा। इस बदलाव की गहराई को नापना हो तो शेखर गुप्ता के दौर को याद कीजिए। तमाम वैचारिक झुकावों के बाद भी एक्सप्रेस के वर्तमान इकोसिस्टम को वो पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उस न्यूज़ रूम के भीतर लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रे थे, यानी उनमें कम से कम तर्क और संतुलन का एक बारीक फ्लिकर बाकी था। लेकिन आज का एक्सप्रेस संतुलन बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह मानी जाती थी कि जब ये संस्थान छोड़कर चेन्नई का रुख किया गया और अगले 7 साल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में बीते, तो शेखर सबसे ज़्यादा खुश थे कि द हिंदू को नहीं चुना गया। जब उनका वो रूप भी इस न्यूज़ रूम के लिए कम पड़ने लगा, तो अंदाज़ा लगाइए कि आज का वैचारिक ढलान किस स्तर पर है। और इस पूरे पैटर्न को एक नई धार दी है योगेंद्र यादव ने। पिछले 3 सालों में उनका बतौर कॉलमनिस्ट एक्सप्रेस से जुड़ना कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं था। साल 2012 के अगस्त से दिसंबर का वो दौर याद कीजिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से इस देश की राजनीति का रुख बदला जा रहा था। उस दौर से ही इनकी इनसाइड पॉलिटिक्स और पैतरेबाजियों को करीब से ट्रैक करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता के गलियारों में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज एक्सप्रेस में इनकी मौजूदगी का सीधा असर ग्राउंड रिपोर्ट्स पर दिख रहा है। मानो फील्ड्स की हर स्टोरी पहले इन्हीं के राजनीतिक फिल्टर से होकर गुजरती है। ये इस अखबार के वो अघोषित साइलेंट एडिटर बन चुके हैं जिनके एजेंडे को स्थापित करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अघोषित एडिटरशिप और बदले हुए एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स का सबसे पुख्ता और हालिया सबूत देखना हो तो पंजाब के चुनावों के ठीक पहले एक्सप्रेस की इस विशेष कवरेज को देखिए। फिल्म सतलुज को लेकर डायरेक्टर हनी त्रेहान का इंटरव्यू बार बार छापना और इस विषय को लगातार जिंदा रखना, सवाल उठाइए इनके इन स्टैंडर्ड्स पर कि पंजाब के चुनावी मुहाने पर खड़े होकर 3 दशक पुराने और शांत हो चुके जख्मों को दोबारा कुरेदने के पीछे एक्सप्रेस की असली टाइमिंग और मंशा क्या है। क्या ये चुनावों से एंड पहले राज्य के माहौल में एक खास तरह का तनाव पैदा करने की सोची समझी कोशिश नहीं है? इस पूरी रिपोर्टिंग की चालाकी देखिए। डायरेक्टर हनी त्रेहान अपने बयानों में कहते हैं कि उस दौर में केंद्र सरकार ने एक्टिविस्ट को न्याय दिलाने में मदद की थी, लेकिन एक्सप्रेस बड़ी सफाई से इतिहास के उन पन्नों को गायब कर देता है कि 1984 की वो पूरी ट्रेजेडी और दंगे असल में किस राजनीतिक दल के शासनकाल का बाय प्रोडक्ट थे। इतिहास के असली गुनहगारों को बचाते हुए वर्तमान की व्यवस्था को, जिसका उन ऐतिहासिक त्रासदियों से कोई लेना देना भी नहीं है, संदेह के घेरे में खड़ा करने की इस कोशिश को एक्सप्रेस इतनी बड़ी जगह देकर समाज में लेजिटिमाइज कर रहा है। ये फिल्म सतलुज की कवरेज कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये उस पूरे पैटर्न का सबसे ताज़ा और ख़तरनाक क्लाइमेक्स है जिसे समझने की शुरुआत हमने अरविंद केजरीवाल और सोनम वांगचुक की तस्वीरों से की थी। कड़ियों को जोड़कर देखिए, चाहे वो 2002 का नैरेटिव हो, 2006 में रंग दे बसंती का इस्तेमाल हो, या फिर बैकग्राउंड में बैठे उन 7 लोगों के इशारे पर आज योगेंद्र यादव के फिल्टर से तैयार होने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स, ये अब सिर्फ एक अखबार नहीं बचा है। ये एक ऐसी मशीन बन चुका है जो बेहद
बारीकी से वक्त चुनती है, चेहरे चुनती है और आंदोलनों की आड़ में इस देश के ताने बाने को कमज़ोर करने वाले एजेंडों को हवा देती है। जब कोई मीडिया हाउस एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का मुखौटा पहनकर व्यवस्था का विरोध करते करते इस राष्ट्र की मूल चेतना और उसकी आत्मा के ही खिलाफ खड़ा हो जाए तो समझ जाइए कि बात अब निष्पक्ष पत्रकारिता की नहीं रही। ये एक सोची समझी वैचारिक ढलान है जिसका आखिरी सिरा कहाँ जाकर रुकेगा ये अब छुपा नहीं है। पैटर्न अब पूरी तरह साफ है। फैसला अब आपका है कि आप सिर्फ खबरें देख रहे हैं या किसी गहरे राजनीतिक खेल के बनते हुए गवाह हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।